कुछ वक्त पहले एक सियासी जादूगर ने छोटे मंच से निकलकर एक बड़े मंच पर अपने जादूगरी के हुनर को दिखाने की शुरुआत की और 16 मई को जिस तरह के नतीजे आए वो वाकई देश का सबसे बड़ा सियासी जादूगर निकला है। उसने एक नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी का यह नारा इस बार काफी हिट रहा। मोदी की आंधी इस बार ऐसी चली कि 30 साल बाद देश को स्थिर और मजबूत सरकार हासिल हो रही है। जीत के बाद पहली बार मोदी दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली भी बाहें फैलाकर अपने हुक्मरान का इंतजार कर रही है। कार्यकर्ताओं ने मोदी के लिए जश्न की बड़ी तैयारियां की हैं। मोदी के पूरे कार्यक्रम पर दिन भर हमारी भी नजर रहेगी। हमने भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर 11 अशोक रोड तक पल पल तक की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। इनके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर साहब, रामदत्त त्रिपाठी साहब, वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, मैनेजमेंट गुरु एन रघुरामन, राजनीतिक विश्लेषक केजू सुरेश, ये तमाम खास मेहमान वक्त वक्त पर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जादूगर में ऐसी क्या खास बात थी कि एनडीए का कुनबा इस वक्त सबसे बड़ा खेमा, सियासी खेमा बनकर उभरा है। जिस तरह के नतीजे आए और इसी वजह से हमने मोदी सुनामी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहां ये लिखा हुआ है कि खूब चला मोदी मैजिक। वाकई जिस तरह के नतीजे आए उसे आप मैजिक ही कह सकते हैं। मोदी जो अब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, चुनाव नतीजों के बाद आज वो पहली बार दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में बीजेपी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद मोदी बनारस का रुख करेंगे, जहां वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इससे पहले वो गंगा आरती में शिरकत करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाए थे। आज उनका क्या कार्यक्रम पूरा रहने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। चलिए, हमारे कई संवाददाता अलग अलग पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे इस पूरे दौरान। जब मोदी करीब 10 बजे लैंड करेंगे दिल्ली में, एयरपोर्ट से लेकर 11 अशोका रोड तक पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। रमन ममगाई हमारे संवाददाता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वरुण सिन्हा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। वरुण, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं रास्तों में? हालांकि आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी जिसमें आप तफसील से बता रहे थे। इसके अलावा और क्या खास है जो आप हमें बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, अब मैं दूसरा पॉइंट यानी कि 11 मूर्ति पे खड़ा हूँ। 11 मूर्ति पे जो है वो मोदी करीब उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे करीब यहाँ पर पहुँचेंगे। चलिए वरुण, मैं लौटूंगा आपके पास। दिल्ली ने और देश ने जिसे अपने प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है, उसके लिए थोड़ी परेशानी अगर आज उठानी पड़े तो इसमें कुछ शायद ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अब सड़क पर वो निकलेंगे तो जाहिर सी बात उनके चाहने वालों का हुजूम भी उमड़ेगा। बहरहाल, हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल मौजूद है। एन रघुरामन साहब मैनेजमेंट गुरु हैं, रामदत्त त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार और मणिकांत ठाकुर साहब। रघुरामन साहब से शुरुआत कर रहा हूँ। रघुरामन साहब, आज काशी का भी रुख करेंगे नरेंद्र मोदी दिल्ली में तमाम अपने कार्यक्रम को निपटाने के बाद। क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी काशी को क्या सौगात आज पहली बार जब वो जीतने के बाद काशी पहुंचेंगे तो क्या किस तरह की सौगात काशी को दे सकते हैं? देखिए, काशी एक आम लोगों की एक पुण्य नगरी है, जहाँ पे लोग जाकर अपनी जो भी रिलीजियस बिलीफ है उसको जाके वहाँ पे रहते हैं, उसलिए जाते हैं गंगा में। ये बहुत गर्व की बात है कि एक आम आदमी जो एक चाय के दुकान में काम करते थे, या एक गरीब, एक मिडिल क्लास, आज एक सीएम बने, सीएम के बाद डायरेक्टली पीएम बने और पीएम बनकर वहाँ पहुँचे। पहली बार सांसद चुनेगा और सीधे प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो ऐसे जो ग्रोथ वाले, जो ऐसे जो उभर के आए हुए इंसान को अगर काशी में से अगर चुनना पड़ा, तो काशी की, मैं समझता हूँ काशी की भी एक लक है कि उस ऐसे शहर पे एक ऐसे इंसान जा रहे हैं। और ऊपर से क्या है कि गंगा और काशी जो है ये एक वर्ल्ड मैप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अगर मोदी जैसे कोई सांसद वहाँ से चुन कर आते हैं और उसके वजह से काशी की कोई एक इमेज ग्लोबल मैप में कुछ अलग बनती है तो बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं, शायद आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि काशी और गंगा ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, जहाँ पे लोग विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और कभी कभी वहाँ पे जो खराब चीज़ें हैं उसको पिक्चर में कैप्चर करके ग्लोबल
मीडिया में ये बताते हैं कि यार वहाँ पे ये खराब है, ये खराब है, ऐसी चीजें हमारे बारे में प्रोजेक्शन होती है। हो और सकता यही है तमाम उम्मीदें उस शहर ने मोदी से लगा रखी हैं। इंतजार करते हैं कि आज जब मोदी बनारस पहुंचेंगे, पहले तो हालांकि दिल्ली में एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, एक रोड शो है, उस दौरान बहुत खास तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मणिकांत ठाकुर साहब और रामदत्त त्रिपाठी साहब से भी मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के बाद नरेंद्र मोदी आज बनारस पहुंचेंगे, जैसा मैंने कि आपको पहले ही बताया। चुनाव के बाद मोदी बनारस पहली बार जा रहे हैं, इसलिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत जोश में हैं और उनके स्वागत की बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस बार मोदी की वाराणसी में गंगा आरती में जो शिरकत करने की जो एक इच्छा थी वो भी पूरी होगी। चलिए, वो शहर जिस शहर ने मोदी को चुन करके बतौर सांसद संसद तक भेजा है, वो शहर इंतजार कर रहा है अपने सांसद का, और वो सांसद जो इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी आकांक्षाएं हैं उस शहर की, और मोदी भी लगातार ये कहते रहे कि ना मुझे पार्टी ने भेजा है, ना मुझे बनारस ने बुलाया। दरअसल उन्हें तो गंगा ने बुलाया है। अब गंगा की जो उम्मीदें हैं मोदी से, वो कितनी पूरी होंगी, ये तमाम सवाल इस वक्त फिजाओं में तैर रहे हैं, क्योंकि अगर देश ने मोदी को चुना है तो चैलेंजेस भी बहुत से हैं जिन्हें मोदी को पूरा करना होगा, हासिल करना होगा। रामदत्त त्रिपाठी साहब, पहले जरा दिल्ली से शुरू कर लेते हैं। दिल्ली में आज क्या खास होने वाला है, या सिर्फ औपचारिकताएं ही हैं? दिल्ली में तो सबसे बड़ी जो अब निटी ग्रिटी है सारी जो सरकार बनाने की, उसमें कई ज़रूरी चीज़ें हैं कि जिसमें संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, वो होना है। अभी ये तय करना है पार्टी को कि जो संसदीय दल है, पार्लियामेंट्री पार्टी, उसका नेता उन्हें चुना जाना है। और मुझे लगता है कि उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि उनको गुजरात के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार भी छोड़ना है, वो भी सारा तय होना है, क्योंकि दोनों पद एक साथ नहीं रखे जा सकते। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये निटी-ग्रिटी, और उससे सबसे बड़ी निटी-ग्रिटी ये है कि मोदी जी को जनता का तो मैंडेट मिल गया और बम्पर मिला है, सुनामी कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन अब पार्टी के अंदर के जो समीकरण हैं, जो तमाम लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं महत्वाकांक्षाएं, मुझे लगता है उनमें बहुत, और उसमें उनको बहुत कठोर रंग से फैसला लेना होगा। क्योंकि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ही मैं अगर जिक्र करूं, तो जहां से इतना 71 MP अगर आए हैं, तो उसमें से कुछ को ही वो मंत्री बना सकते हैं। तो इन सारे जो एडजस्टमेंट हैं, इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी उनको संतुलन बना के चलना पड़ेगा। और जिस एक लफ्ज का आपने जिक्र आडवाणी किया, जी की जो कल स्पीच है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं कि वो जीत का श्रेय भले ऊपर से कह रहे हैं कि मोदी जी का है, लेकिन हर एक अपना योगदान के हिसाब से पावर शेयरिंग जरूर चाहिए। और आडवाणी तो ये भी कह चुके हैं कि इसे बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार को समझा जाना चाहिए। तो ये पावर शेयरिंग पार्टी के अंदर का जो है, अब वो मोदी जी को देखना है, ज्यादा देखना होगा। मणिकांत साहब, त्रिपाठी साहब ने जो बात कही कि मोदी को बहुत कठोर होकर के बिहेव करना होगा और सबसे निपटना होगा, जो फिगर मोदी को मिले हैं, इस देश ने जो दिया है उनको, वो उन्हें इस तरह से रिएक्ट करने का, इस तरह से बिहेव करने की ताकत भी शायद देता है। निश्चित रूप से। और यहाँ मुझे याद आते हैं हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इसलिए याद आते हैं कि जब आज या पिछले 2-3 दिनों से ये जो मोदी सुनामी, मोदी चमत्कार, ये जिस तरह से मोदी के बारे में इतना सारा कुछ, ये जो सुर्खियाँ बनी हैं, इस संदर्भ में अगर उनके बयान को देखें, नीतीश जी के बयान को, तो उन्होंने पहली बार ये कहा था, एक जुमला उछाला था, वो जुमला था कि ये मोदी जी के बारे में जो कुछ मीडिया में आ रहा है या देश में है, वो ब्लोअर की हवा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार जिस तरह के तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें भी बहुत खास हैं, और आज दिन भर ऐसी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, और लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग पॉइंट्स तक आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे 5 संवाददाता मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ हैं, आदेश रावल इस वक्त मेरे साथ 7 RCR से जुड़े हुए, वरुण सिन्हा इस वक्त मेरे साथ 11 मूर्ति से हैं, जबकि रमन ममगाई इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और अमर सिंह इस वक्त विजय चौक पर तैनात हैं। सबसे पहले जरा इस वक्त आदेश रावल का रुख करेंगे। आदेश, 7 RCR पर भी क्या कोई हलचल है? ये वही जगह है जहां पर मोदी को आने वाले वक्त में पहुंचना है? देखिए, इतना सुनसान पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा 7 RCR को। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अपना जो फाइनल एड्रेस टू द नेशन है वो करेंगे, अपना भाषण देंगे। उसके बाद 11:30 बजे कैबिनेट बुलाई जाएगी, और ये ऐसी कैबिनेट होगी जिसमें 80 में से सिर्फ 8 मंत्री पूरे देश में से जीत के आए हैं,
और इस कैबिनेट के बाद प्रधानमंत्री अपने जो उनके मेंबर्स थे कैबिनेट में जो साथ थे उनका थैंक्स करेंगे और फिर अपना इस्तीफा जो है वो लेके राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और हो सकता है आज ही जो बंगलो अलॉट हुआ है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जो पहले मुख्यमंत्री दिल्ली का निवास होता था शीला दीक्षित का, वो उनका अलॉट कर दिया गया है। हो सकता है आज ही मनमोहन सिंह वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो आदेश जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, जो हालात बयां कर रहे हैं, 7 RCR जहां बहुत हलचल होती है वहां आज खामोशी है, सन्नाटा पसरा है। शायद ये आने वाले किसी हलचल की शुरुआत की खबर हो सकती है। बहरहाल वरुण सिन्हा इस वक्त मेरे साथ 11 मूर्ति से मौजूद हैं। 11 मूर्ति उन तमाम इलाकों से, इनमें से एक पॉइंट है, एक जगह है जहां से नरेंद्र मोदी का काफिला जब एयरपोर्ट से निकलेगा तो 11 मूर्ति से होकर भी गुजरेगा। हम रुख कर रहे हैं वरुण सिन्हा का। वरुण, 9:30 का वक्त हो चला है, इससे पहले भी मैंने आपसे बात की थी। उस वक्त से इस वक्त में वहां के हालात में क्या फर्क आया? क्या भीड़ काफी बढ़ चुकी है? हालांकि हम आपके पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ गहमा गहमी उस वक्त के हिसाब से थोड़ी बड़ी भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, भीड़ बढ़ चुकी है, लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर यहाँ पर तमाम बीजेपी के समर्थक जो हैं वो नारे लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जिंदाबाद के। और लोग लगातार, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लोगों में क्रेज होता है, वो क्रेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हुसैन, वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की जो नजर है वो इस बात पर टिकी है कि आखिर नरेंद्र मोदी यहाँ पर कब पहुंचेंगे। और लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती भी जा रही है। तो एक उत्साह है, एक जोश है, और जोश इस बात का है कि काफी समय से जो है वो जब आप विपक्ष में बैठते हैं और उसके बाद आपको सत्ता मिलती है, वो भी सत्ता इस तरीके से मिलती है, तो निश्चित तौर पे उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर जैसे मोदी ने कहा था जब ऊपर वाला देता है को मिल भी रहा है, तो छप्पर फाड़ के देता पहुंचे हुए और लगातार। वरुण, एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूं, पहले तो देश की जनता मेहरबान हुई, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश। वरुण, पहले तो देश की जनता मेहरबान हुई, लेकिन मैं जब सुबह घर से निकला था ऑफिस के लिए तो मैंने मौसम को भी मेहरबान देखा था। इस वक्त मौसम कैसा है दिल्ली का? क्या दिल्ली में गर्मी से थोड़ी आज राहत होगी क्योंकि विजय जुलूस निकलना है, एक लंबा काफिला होगा? क्या कुदरत भी मेहरबान है आज दिल्ली में? बिल्कुल हुसैन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहते हैं कि सब चीज़ें सही तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है और दिल्ली में गर्मी कल भी आपने देखी होगी किस तरीके से थी, अपनी चरम सीमा पे थी, और आज लेकिन मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। आसमान में जो है वो बादल हैं, धूप कहीं नदारत है और शायद यही वजह है कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में और खासकर हम लोगों में भी जो है वो उत्साह है कि कम से कम आज धूप का हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरीके से कल हम लोगों ने झेली है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन जो है वो मौसम के लिहाज से तो बहुत बढ़िया है और कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी भी है कि नरेंद्र मोदी जब तक आ रहे हैं या जब भी इस रास्ते से निकलेंगे तो कम से कम उन्हें इतनी देर धूप में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मौसम का वो लुत्फ भी उठा सकते हैं और आराम से ठंडी ठंडी हवा के बीच वो नरेंद्र मोदी। चलिए, मौसम के जानकार इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बता रहे हैं, लेकिन शायद इसे मोदी के चाहने वाले, मोदी के स्वागत में कुदरत की तरफ से एक मेहर भी कह सकते हैं। बहरहाल ज्ञानेंद्र, लखनऊ में किस तरह की हालात हैं इस वक्त? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है बीजेपी ने। हालांकि लखनऊ पर अब भी कब्जा समाजवादी पार्टी का है, लेकिन किस तरह की हलचल आप लखनऊ में देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो और सियासत का सब कुछ केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश में लखनऊ ही रहता है। हाँ बिल्कुल हुसैन, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं बता दूं मैं इस वक्त काशी में मौजूद हूं, अस्सी घाट पर मौजूद हूं और यहां पर लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, एक तरीके से मोदी की सुनामी आई हुई है और उत्तर प्रदेश में तमाम जो आकलन थे उनको सबको नकारते हुए, झुठलाते हुए मोदी काबिज हो चुके हैं। इस वक्त बीजेपी ने जो प्रचंड बहुमत हासिल किया और उत्तर प्रदेश में तकरीबन सबको साफ कर दिया है। पूरी बेशक ज्ञानेंद्र शुक्ला अस्सी घाट बनारस में इस वक्त मौजूद है और वहां से वहां के हालात हम तक पहुंचा रहे थे। बेशक इस वक्त पूरा बनारस शहर बाहें फैलाए अपने सांसद का इंतजार कर रहा है और बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई। रमन का रुख करेंगे एक बार फिर से, जो एयरपोर्ट पर मौजूद है। 9:35 का वक्त हो चला है। रमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और देखिए हुसैन, ये दिल्ली एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3 का एयरपोर्ट है और आप ठीक सामने देख सकते हैं बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। बैंड बाजे भी बड़े देर से बज रहे हैं मोदी जी के इंतजार में और बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय से लोग हैं वो काफी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद मोदी को यहाँ से रिसीव करेंगे और यहाँ से उनका काफिला निकल जाएगा सामने। बिल्कुल, जब कुदरत देती है तो छप्पर फाड़ के देती है और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें बनती हैं। जब मोदी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो जगह जहां
आने वाले वक्त में मोदी बैठा करेंगे तो वो शहर मोदी के लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। रमन, मैं लौटूंगा आपके पास फिर से और तमाम अपने संवाददाताओं का रुख करूंगा। तो मोदी देश के अखबारों से निकल करके विदेशी अखबारों में भी जगह बनाने में कामयाब है और तो बात अब बहुत आगे जा चुकी है। अब वो मुल्क जहां का वीज़ा नहीं मिल रहा था मोदी को बहुत सी अलग अलग वजहों से, वो मुल्क भी अब मोदी के लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। बहरहाल एक और खबर इस बीच आपको दे दें, इन ऐतिहासिक चुनाव में जहां बहुतों के चेहरे खिल गए, वहीं एक ऐसा उदाहरण भी मिला जहां एक उम्मीदवार को जीत तो हासिल हुई, लेकिन जीत देखने को वो अब इस दुनिया में बाकी नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस की शूमा शोभा नागिरेड्डी को करनूल जिले के अल्लागड्डा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल हुई, लेकिन उनकी मौत चुनाव वाले दिन 24 अप्रैल को एक सड़क हादसे में हो गई थी। 4 बार विधायक रहीं शोभा ने तेलुगु देशम पार्टी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और साल 2008 में अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने चिरंजीव की प्रजा राज्यम पार्टी को ज्वाइन किया था और 2009 में विधानसभा चुनाव भी वो जीती थी। साल 2011 में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में जब विलय कर दिया तो शोभा ने वाईएसआर कांग्रेस को ज्वाइन किया था और उससे वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। हालांकि वो चुनाव जीत चुकी हैं। चलिए, एक जिंदगी का ये एक पहलू है जो अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जिसमें शोभा का जिक्र किया जो इस बार चुनावी विधानसभा चुनाव लड़ रही थी आंध्र प्रदेश से। उनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई, इस बावजूद इसके उन्होंने जीत दर्ज की है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मोदी की, जो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। चुनाव नतीजे कल आए और छप्पर फाड़ करके, जैसा कि मोदी ने खुद कहा, उन्हें भगवान ने दिया है और जो फिगर आए वो वाकई मैजिकल, सुपर मैजिकल फिगर आप उन्हें कह सकते हैं। और आज मोदी दिल्ली पहुंच रहे हैं। लगातार अलग अलग पॉइंट्स पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और 10 बजे मोदी दिल्ली में लैंड करेंगे। उसके बाद किस तरह के हालात बनेंगे और जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे अपने खास मेहमानों से, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एन रघुरामन साहब, दिल्ली में आज संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, इसमें सबसे खास फैसला आज क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से आज पार्टी का कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। पहले रूबरू होगी, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति, इंटरेक्शन सेशन होगा। इंटरेक्शन सेशन होगा। पहले ऐसे नहीं कि मोदी जी नहीं जानते सारे मेंबर्स को, वो जानते जरूर है, लेकिन बेसिक रणनीति तैयार की जाएगी कि हमें क्या क्या करना है। पहले 4 दिन में ही अगर आप हनीमून के पीरियड में एक्सपेक्ट करोगे कि आप बहुत बड़े डिसीजंस लिया जाएगा, ये नहीं होगा। कम से कम 4 दिन उनको पार्टी को समझने में, दिल्ली को अंडरस्टैंड करने में। आपने अभी कहा था अपने रिपोर्ट में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी बारिश हो रही है या मौसम एकदम मौसम की जानकारी आप याद रखिएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आसमान में नहीं है, ग्राउंड में भी है। आप जानते हैं कि गुजरात से आते हैं, वो भी एक वेस्ट है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ग्राउंड में, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्टर्बेंस है। हाँ, जो भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो नेगेटिव डिस्टर्बेंस है। तो ये सारी चीजों को, रणनीतियों को समझने के लिए स्टेट टू सेंटर का जो माइंडसेट जो शिफ्ट होना है उनको, जो स्टेट में एक स्टेट को चलाना, एक राज्य को चलाना और पूरे देश को चलाने का जो माइंडसेट है, वो थोड़ा सा चेंज ओवर शिफ्ट लगेगा। वो दिख रहा है, कल के उनके भाषण में ये दिख भी रहा था कि वो कैसे अपने आप को इमीडिएटली देश के नेता मानकर उस तरह से वो भाषण दे रहे थे, विच वाज अ वेरी इमोशनल अपील। रामदत्त त्रिपाठी साहब, आडवाणी जी को हमने चुनाव नतीजे आने के बाद सुना था। आज जब मोदी दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या हम मोदी के आसपास आडवाणी को देखेंगे? नहीं, जरूर, इतना तो शिष्टाचार मुझे लगता है जरूर होगा। और ख़ास करके अगर संसदीय बोर्ड की बैठक होती है तो वहाँ भी मिलेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी का जो अब तक हम लोगों ने काम करने का तरीका देखा है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत माइक्रो, हर चीज़ को पहले से उनकी प्लानिंग होती है, कहाँ जाना, कब जाना, क्या बोलना, कैसे करना। ये बात अलग है कि वो उसकी भनक नहीं लगने देते। जैसे अभी तक गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, जरूर उनके मन में होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी भनक नहीं लगने दी। चलिए इंतजार करते हैं, तस्वीर ये भी साफ हो जाएगी। लेकिन मणिकांत ठाकुर साहब, जिस तरह के बयानों का फर्क हमने देखा, चुनाव जब तक हो रहे थे उस वक्त तक मोदी जिस तरीके से बात कर रहे थे, जिस अंदाज में बात कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा। अब वो पूरे देश को साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं और एक उनकी बातों में वाकई ऐसा लग रहा है कि अब सियासत में सबको साथ लेकर के चलने का वक्त आ गया। जो एक इल्ज़ाम लगता रहा है कि मोदी और बीजेपी तोड़ने की सियासत करती है, क्या उसमें वाकई कोई बदलाव आ रहा है या आता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में? देखिए हुसैन, जिम्मेदारी जो है वो बहुत कुछ बदल देती है।
बेशक एक बहुत बड़ा फर्क हम देख रहे हैं। और अब तो कल उन्होंने जब जिस तरीके से लोगों से बातचीत की, वहां शहजादे का भी कोई जिक्र नहीं आया। विपक्ष का हालांकि थोड़ा सा उन्होंने नाम जरूर लिया, लेकिन किसी पर्टिकुलर शख्स का, सोनिया गांधी का या कांग्रेस का कोई नाम इस तरह का कोई जिक्र नहीं लिया। यानी बड़ा बदलाव यहां पर दिखाई दे रहा है। एक बदलाव अखबारों में भी हमने देखा, वो बदलाव अब आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देश की मीडिया हो, देश के अखबारात हो या फिर विदेशों के अखबारात, हर तरफ मोदी ही छाए हैं। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता संभालने के साथ ही कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने इस देश से बहुत से वादे किए, उनको पूरा करना अब उनकी पहली जिम्मेदारी है। हम आपको बताते हैं कि सत्ता संभालने के बाद मोदी की कौन सी ऐसी 5 बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन पर मोदी की सबसे ज्यादा नजर होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। चलिए, वो तमाम बातें हैं जो प्रमुखता से मोदी के प्राथमिकताओं में शामिल होंगी, लेकिन जिस तरीके से एक जादूगरी के अंदाज में मोदी ने इस देश का समर्थन हासिल किया, जीत हासिल की, क्या उसी अंदाज में मोदी उन तमाम वादों को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि काम करके दिखाना ये एक अलग का पहलू है, लेकिन इन तमाम प्राथमिकताओं में से सबसे पहली चीज क्या होगी, जरा उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मैनेजमेंट गुरु एन रघुरामन साहब मौजूद हैं। रघुरामन साहब, सबसे पहले मोदी किस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करेंगे इस देश के लोगों के लिए? देखिए, उनके सामने में तो एक कम से कम 10 मुद्दे खड़े रहेंगे, बहुत प्राथमिकता से 10 मुद्दे खड़े रहेंगे। उसमें से अगर पहले 5 मुद्दे को अगर चुनना शुरू करेंगे तो ये है कि पहला, महंगाई क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे वर्ग को अफेक्ट करती है, तो इसलिए महंगाई के ऊपर उनका ध्यान पहला जाएगा। 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। रामदत्त त्रिपाठी साहब, जिस जादुई छड़ी के जरिए मोदी ने इतनी जबरदस्त जीत हासिल की है, क्या वो जादुई छड़ी इन तमाम कामों को करने के वक्त भी काम आएगी? नहीं, अब मुझे लगता है वो जादुई छड़ी चुनाव जिताने की थी। अब सरकार चलाने की, और जो खास करके जो डेवलपमेंट की बात कही है ना, लेकिन मैं डेवलपमेंट से पहले एक और जरूरी चीज है, सुख के साथ शांति चाहिए। जो राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो मुझे रामदत्त जी, मैं आपको रोक रहा हूं, अनंत कुमार कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन ले पहले। विकास देंगे। तो अनंत कुमार भी ये दावा कर रहे हैं कि देश को एक मजबूत सरकार मिलेगी, एक ऐसी सरकार जो देश में सुख और शांति, जिसका जिक्र कर रहे थे रामदत्त त्रिपाठी साहब। तो मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों से बहुत ज़रूरी तालमेल होगा। और मैं उसका छोटा उदाहरण देता हूँ कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश का ही अगर मैं उदाहरण दूँ, तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्यों वहाँ इतना फैल रहा है कि अपने चुनाव क्षेत्र में अमेठी या रायबरेली में वो बिजली नहीं दिलवा पाए। मतलब जहाँ मुलायम सिंह यादव के जो प्रभाव क्षेत्र के जिले थे, वहाँ 24 घंटे बिजली, और रायबरेली अमेठी में नहीं थी। रामदत्त जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। चलिए, यही जिंदगी है, कहीं मायूसी। आखिरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संबोधित कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे राष्ट्रपति को जाकर के, और आने वाले 21 तारीख को इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे एडिटर इन चीफ संजीव श्रीवास्तव कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।